किसी देरी के शुरू करते हैं दिन भर की 40 सबसे बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मनों में मची भगदड़, बढ़ानी पड़ी आतंकियों की सुरक्षा। आखिर कौन कर रहा है इनका खात्मा, बता दें। पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मनों को खत्म करने का सिलसिला जारी है। वहाँ आतंकियों का खात्मा करने वाले अज्ञात शख्स या एजेंसी का खौफ इतना बढ़ गया है दोस्तों कि अब पाकिस्तान में बाकी बचे दहशत गर्दों में भगदड़ मच गई है। जो आतंकी कथित तौर पर जेल में बंद है, उन्हें भी पाकिस्तानी आईएसआई द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही जा रही है। जी हाँ, ऐसे दहशत गर्द जिन्हें कुछ समय पहले तक सार्वजनिक स्थलों पर देखा जाता था, वे भूमिगत हो रहे हैं। कई आतंकियों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक जैशे मोहम्मद, डी कंपनी, लश्कर तैयबा, लश्कर जब्बर और लश्कर आई जंगवी सहित कई आतंकी संगठनों से जुड़े दहशत गर्दों को पाकिस्तान में सुरक्षा प्रदान की गई है। आईएसआई की रिपोर्ट पर स्थानीय पुलिस एवं दूसरे सुरक्षा बलों को इनके ठिकानों के आसपास तैनात किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत के दुश्मन लगातार मारे जा रहे हैं और अब जो आतंकवादी बचे हुए हैं उनमें इतनी खौफ पैदा हो चुकी है दोस्तों कि आतंकवादियों की रक्षा के लिए सुरक्षा लगाई जा रही है। अगर आपको भी लगता है कि ये कुछ अलग ही साउंड कर रहा है, आतंकवादियों की रक्षा, दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा ही पाकिस्तान से ये खबर निकलकर सामने आ रहा है और ऐसा ही वहां पर हो रहा है। जो बच्चे खुचे आतंकवादी हैं, बड़े बड़े सरगना हैं, उन आतंकवादियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि वो दूसरे देशों में आतंक मचा सके। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत नेपाल की सेना दुनिया को दिखाएगी असली ताकत। उत्तराखंड में करेगी 7 दिनों की वॉर एक्सरसाइज। जी हाँ, इंडियन आर्मी सूर्य किरण 2023 वॉर एक्सरसाइज के लिए तैयार है, जो 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक चल रहा है। इस युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए नेपाली थल सेना भी भारत में पहुंच चुकी है। यह अभ्यास भारत का न्यूजीलैंड कहे जाने वाले पिथौरागढ़ में हो रहा है। दोनों देशों के 600 से अधिक जवान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि हर साल नेपाल और भारत की थल सेना अल्टरनेट तरीके से एक दूसरे के साथ युद्धाभ्यास करते हैं। पिछले साल यह युद्धाभ्यास, जिसका 16वां एडिशन संस्करण था, वो नेपाल में आयोजित किया गया था। सूर्य किरण युद्धाभ्यास की शुरुआत दोनों देशों के बीच साल 2011 में हुई थी। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि चीन की गंदी नजर नेपाल पर पड़ने लगी थी। इसके बाद वार्षिक आधार पर क्रमवार रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। सेना ने न्यूज 24 को एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए बताया कि इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा संबंध मजबूत होंगे। जी हाँ, ऐसे में अपने भारतीय सेना को ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा ताकि वो इस युद्धाभ्यास में अपना बेस्ट दिखा सके। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, हिंगलाज माता मंदिर को तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ में शारदा पीठ की दीवार भी गिरा डाली। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं दिया गया था। आपको बता दें, पाकिस्तान में निरंतर एक के पश्चात एक हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने पीओके स्थित पौराणिक धर्म स्थल शारदा पीठ की जमीन पर वहां कॉफी हाउस बनाकर जबरन कब्जा कर लिया है। तो वहीं कट्टरपंथी मुस्लिमों की भीड़ हिंगलाज माता मंदिर को भी हानि पहुंचाई गई। दरअसल थार पारकर जिले के अफसरों ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मीठी शहर में स्थित इस मंदिर को तोड़ने के लिए एक अदालती आदेश का हवाला दिया। उनका कहना था कि कोर्ट ने इसका आदेश दिया है इस मंदिर को तोड़ने का। लेकिन दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने उस प्रशासन और उस कोर्ट के हवाले के मद्देनजर शारदा पीठ की भी दीवार गिरा दी। जी हाँ दोस्तों, जो कि पूरे तरीके से इन्होंने इलीगल कार्य किया है और इस पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बात उठनी चाहिए, क्योंकि एक के आड़ में दूसरे मंदिर पर, दूसरे पीठ पर हमला किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को तोड़ना या हिंदुओं पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है, मगर इस बार अदालत के आदेश का सहारा लेकर जिस प्रकार से शारदा पीठ की दीवार गिराई गई, अगर आप भी मानते हैं कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अरे आखिर ये क्या हुआ, म्यांमार में सेना समर्थक चीन के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन, क्यों हो गया पक्के दोस्त चाइना से मोह भंग, बता दें। म्यांमार में जुंता सैन्य शासन को समर्थन देने वाले 2 संगठनों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि देश के विद्रोही समूहों को चीन ने प्रोत्साहित किया है, जिस वजह से यहाँ अस्थिरता पैदा हो गई है। ये एक दुर्लभ घटना है। पिछले सप्ताह इन ग्रुपों ने चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन के जरिए आरोप लगाया गया कि चीन विद्रोहियों को समर्थन और हथियारों की सप्लाई दे रहा है। देशभक्ति
भिक्षु संघ और म्यांमार राष्ट्रवादी संगठन के सदस्यों वाले समूहों ने चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। इन्होंने चीन पर म्यांमार के साथ लगी उत्तरी सीमा के करीब जातीय सशस्त्र संगठनों को हथियार बेचने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि चीन उत्तरी म्यांमार के जातीय सशस्त्र समूहों में से का चीन इंडिपेंडेंस आर्मी से कौड़ियों के भाव दुर्लभ पृथ्वी खनिज खरीद रहा है। यह विरोध प्रदर्शन बेहद असामान्य है। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां शहीद कैप्टन प्रांजल का पार्थिव शरीर पहुंचा घर। कर्नाटक के राज्यपाल सीएम ने दी श्रद्धांजलि। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कैप्टन एमवी प्रांजल को बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को शुक्रवार रात विमान से बेंगलुरु लाया गया और बाद में यहाँ के निकट अनेकल तालाकुआ में उनके माता पिता के घर ले जाया गया। शोक संतप्त लोगों ने कैप्टन प्रांजल के पार्थिव शरीर के पास जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र से सांसद डी.के. सुरेश और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और अशोक ने भी श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। बहरहाल दोस्तों, आप भी इस भारत के लिए शहीद हुए सैनिक को श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां नेपाल में अचानक उठी हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग। चीन के खिलाफ दिखी बौखलाहट, टेंशन में है क्या ड्रैगन। दरअसल नेपाल में इन दिनों चीन की दखल तेजी से बढ़ी है। नेपाल की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों पर टिकी है। इस बात का चीन ने हमेशा फायदा उठाना चाहा है। जानकारों की माने तो नेपाल में चीन अपनी मर्जी चलाना चाहता है। इसके पीछे चीन की सबसे बड़ी चाहत ये है कि नेपाल और भारत के बीच रिश्ते बिगड़ जाएं। चीन की ही चालबाजियों के कारण नेपाल में हमेशा एक अशांत सरकार रही है, लेकिन अब नेपाल का एक वर्ग चीन को अपने देश से बाहर फेंक देना चाहता है और इसकी जीती जागती तस्वीर कुछ दिनों पहले काठमांडू में देखने को मिली। काठमांडू में हजारों की संख्या में एकजुट होकर लोगों ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की पुरजोर मांग उठाई। इतना ही नहीं, इन लोगों की ये मांग थी कि नेपाल में राजशाही फिर से बहाल हो। इन सभी लोगों को नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र का समर्थक बताया जा रहा है। दोस्तों, चीन की दखलंदाजी की वजह से परेशान लोग सड़क पर उतर आए। हालात इस कदर खराब हुए कि नेपाल सरकार को काठमांडू में दंगा रोधी पुलिस को भेजना पड़ा। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के कथित हजारों समर्थकों ने काठमांडू के केंद्र तक पैदल मार्च करने की कोशिश की। अब ऐसे में चीन नेपाल में अपनी मनमर्जी चलाने वाले टूटे सपने को लेकर जैसे नेपाल में आने की चाह रहा था, वैसे ही वापस लौटना पड़ेगा। ये सच्चाई है, क्योंकि भारत का नेपाल के साथ में रोटी बेटी का संबंध और वो हमेशा चलता आया है, चलता रहेगा। कि क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का कायल हुआ रशिया। तारीफ में कह दी बड़ी बात। दरअसल रशिया ने कहा है कि भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के बेहतर नतीजे हासिल किए गए और इस दौरान बहुत ही सकारात्मक कार्य हुआ। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 नेताओं के डिजिटल शिखर सम्मेलन में अपने शुरुआती संबोधन में बुधवार को कहा था कि पिछले साल जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने मुझे औपचारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता सौंपी थी, तब मैंने कहा था कि हम इस मंच को समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक बनाएंगे। एक साल में हमने एक साथ मिलकर यह हासिल किया। उन्होंने कहा था कि हम सभी मिलकर G20 को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। पीटीआई भाषा के मुताबिक डिजिटल शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में पुतिन ने भारत को उसकी अध्यक्षता के दौरान उल्लेखनीय कार्यों के लिए धन्यवाद दिया था। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास की खबर के अनुसार क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर स्थिति अलग अलग है। विभिन्न देशों ने अलग अलग वाक्यांशों का इस्तेमाल किया और इनके जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर इस संबंध में अपना विस्तृत मूल्यांकन प्रदान किया। अब ऐसे में दोस्तों, भारत की जमकर तारीफ की गई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। इस पर आपका क्या कहना है? लेकिन साथ ही साथ मोदी जी की तारीफ के लिए थैंक यू पुतिन जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अफगान शरणार्थियों को लूट रहा पाकिस्तान, देश से निकालने के नाम पर लगाया भारी भरकम शुल्क, दुनिया ने धिक्कारा। दरअसल मुसलमानों के नाम पर दिन रात हल्ला मचाने वाले पाकिस्तान की हरकतों को देखकर हर कोई यही कहेगा, जिन्ना का ये मुल्क और कितना गिरेगा। गाजा पट्टी के घायलों के इलाज के लिए अस्पताल ऑफर करने वाला पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को भगाने के नाम पर भी लूटपाट मचा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में पिछले 2 महीने से अफगान शरणार्थी निकाले जा रहे हैं और ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान शरणार्थियों से देश छोड़ने के एवज में $830 यानी करीब 66,000 भारतीय रुपए वसूला जा रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को डंडे के दम पर जबरदस्ती देश से बाहर निकाल रही है और दूसरी तरफ उनसे करीब 66,000 रुपए भी फीस के तौर पर वसूला जा रहा है। जी हाँ, लिहाजा अफगान शरणार्थी के लिए लगभग $830 का निकास शुल्क लगाने के पाकिस्तान के फैसले की कई पश्चिमी राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र ने तीखी आलोचना भी की है। जी हाँ, राजनयिकों ने इस कदम को चौंकाने वाला और निराशाजनक बताया है। हालांकि पाकिस्तान निजता के हर स्तर को पार कर चुका है, लिहाजा उसके इस फैसले पर हैरान होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा वो शुरू से करता आया है। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है कि
कि उसको पाकिस्तान को हर किसी की बद्दुआएं लगती हैं। और आज पाकिस्तान जिस स्तर पर पहुंचा है दोस्तों, दुनिया का कोई भी छोटा सा छोटा देश भी उस स्तर पर नहीं पहुंचना चाहेगा। जी हाँ, बहरहाल पाकिस्तान देश को लेकर आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट में अवश्य लिखकर बताइएगा। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सामने लाइक का बटन है दबा दीजिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत में मंदिर की प्रतिकृति बनाने की अनुमति नहीं। जी हाँ, नेपाल ने महादेव के मंदिर को लेकर कह डाली ये बात। दरअसल भारत में पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने की किसी को अनुमति नहीं है। यानी कि दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल के काठमांडू में स्थित है, उस मंदिर जैसा मंदिर हम भारत में नहीं बना सकते, भारत में कहीं भी नहीं बना सकते। नेपाल के पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि सदियों पुराना यह मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है, जो जानवरों के रक्षक पशुपति के अवतार में है। पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट का बयान कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सामने आया है। इन खबरों में कहा गया है कि काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण उत्तराखंड के एक गांव में किया जा रहा है। पीएडीटी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर घनश्याम खातीवार ने कहा, इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है कि पशुपतिनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। अगली खबर की बात करें, जहां इजरायली बिजनेसमैन के जहाज पर ईरानी ड्रोन से हमला। एक हफ्ते में इजरायल से जुड़ा दूसरा जहाज निशाने पर। जी हां दोस्तों, इजरायल के एक अरबपति के स्वामित्व वाले कार्गो जहाज पर शुक्रवार की सुबह ईरानी ड्रोन के जरिए हमला किया गया। अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी ने दावा किया कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम के कुछ घंटे पहले यह हमला किया गया था। हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनान के चैनल अल मयादीन की ओर से सबसे पहले यह खबर दी गई थी। इसमें कहा गया कि हमले के बाद से जहाज पर आग लग गई, जहाज को नुकसान हुआ लेकिन किसी भी क्रू मेंबर की मौत नहीं हुई। अधिकारी के मुताबिक ये माल्टा के झंडे वाला CMA CGM साइमी जहाज है, जिससे हाल ही में मायेट नाम दिया गया है। साथ ही साथ बता दें कि ईरान ने इजरायल को दे दी खुली धमकी, कहा एक एक बम का मिलेगा जवाब, गाजा का बदला लेने पर उतारू ईरान। दरअसल हमास इजरायल के बीच युद्ध पिछले एक महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी है। फिलहाल 4 दिनों के युद्ध विराम का ऐलान किया गया है, मगर इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर की चेतावनी इस युद्ध को और तेज कर सकती है। अपनी ताजा चेतावनी में अली खामेनेई ने कहा कि गाजा पर इजरायल के एक एक हमले का जवाब मिलेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान उनके उस बयान के बाद आया है जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका की मदद के बिना इजरायल खत्म हो जाएगा। बता दें कि ईरान ने हमेशा से हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस युद्ध के दौरान ईरान ने हमेशा से इजरायल को हिजबुल्लाह का खौफ दिखाता रहा है। खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये बमबारी उस करारी हार की भरपाई नहीं करेगी जो 7 अक्टूबर को उसे झेलनी पड़ी है। गाजा पर बमबारी कर इजरायल अपनी जिंदगी को ही छोटा कर रहा है। गाजा पर किए गए वार का जवाब अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगली खबर बता दें, बिलावल भुट्टो बनाम जरदारी। पाकिस्तान में बाप बेटे में छिड़ी सियासी जंग, किस ओर बैठेगा ऊंट। बता दें, पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक पहले घर में ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पार्टी PPP के नेता आसिफ अली जरदारी के अपने बेटे बिलावल भुट्टो को नौसिखिया करार दिए जाने के बाद घर में ही बवाल मच गया है। बिलावल भुट्टो अपने पिता के इस बयान से भड़क गए हैं और चुनाव प्रचार को बीच में छोड़कर अचानक से दुबई चले गए हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने अपने पिता और नवाज शरीफ दोनों पर तंज कसते हुए कहा था कि अब बुजुर्गों को घर बैठना चाहिए। पाकिस्तान में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं और नवाज शरीफ सेना प्रमुख के समर्थन से अब फिर से PM बनने के लिए ताल ठोक रहे हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी दोनों के बयान से पाकिस्तान में इस चर्चित राजनीतिक परिवार का आपसी झगड़ा दुनिया के सामने आ गया है। अचानक बिलावल भुट्टो का दुबई चले जाना उनके पिता आसिफ अली जरदारी की उस टिप्पणी से जोड़ा गया है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि बेटे बिलावल भुट्टो को अभी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बिलावल भुट्टो ने पार्टी नेतृत्व को पूर्व सूचना दिए बिना ही जल्दबाजी में दुबई की उड़ान भरी। दिलचस्प बात यह भी है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी एक्स प्रोफाइल पिक्चर को बदलकर अपनी मां बेनजीर भुट्टो की तस्वीर को लगा डाला। अगली खबर की बात करें, जहां चीन का गला घोटने की बहुत बड़ी तैयारी। इंडियन एयरफोर्स ने बनाया ड्रैगन स्क्वाड के साथ चीनी चेक पॉइंट पर चक्रव्यूह। दरअसल चीन के खिलाफ भारत ने जल, नभ और थल तीनों जगहों से अभूतपूर्व तैयारियां शुरू कर दी हैं और भारत का मकसद साफ है कि युद्ध की स्थिति में चीन को बचने का एक भी मौका ना दिया जाए, जिसके लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर अपनी शक्ति को बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लिहाजा चीन पर नजर रखते हुए भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के ड्रैगन, जगुआर, मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट्स ने हिंद महासागर क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर स्थित द्वीपों में एयर पावर को प्रदर्शित करने के लिए अंडमान और निकोबार में एक त्रिसेवा अभ्यास में भाग लिया है, जो चीन के चेक पॉइंट मलक्का जलडमरू मध्य के काफी करीब है। यह अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने यह अभ्यास मलक्का जलडमरू मध्य के करीब किया है और चीन अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा मलक्का जलडमरू मध्य से ही करता है और भारत अगर युद्ध की स्थिति में मलक्का जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर
कर देता है तो चीन को घुटने पर आने में एक हफ्ते का भी वक्त नहीं लगेगा। अगली खबर की बात करें जहां अर्जेंटीना से भारतीय तेजस विमान पर मिल सकती है बहुत बड़ी खुशखबरी। चीन और पाकिस्तान के JF-17 को तगड़ा वाला झटका। दरअसल अर्जेंटीना के नए चुने गए राष्ट्रपति जावियर मिलेई ने चीन और पाकिस्तान दोनों को ही बड़ा झटका दिया है। अपने चीन विरोधी रुख के लिए चर्चा में चल रहे जावियर ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि उनका चीन के साथ बिजनेस करने का कोई इरादा नहीं है। इसके साथ ही अब चीनी और पाकिस्तान के संयुक्त रूप से बनाए गए फाइटर जेट JF-17 पर डील होने की संभावना ना के बराबर हो गई है। अर्जेंटीना के इस फाइटर जेट डील की रेस में अमेरिका का F-16 सबसे आगे चल रहा है, लेकिन उससे भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट से कड़ी टक्कर मिल रही है। तेजस फाइटर जेट में आज यानी कल प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान भरकर इसकी काबिलियत को लेकर दुनिया को एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की। जी हां, अगली खबर की बात करें जहां गुरु नानक जयंती पर पाकिस्तान पहुंचे 3000 भारतीय सिख श्रद्धालु ननकाना साहिब समेत इन पवित्र स्थलों का करेंगे दौरा। जी हां, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 554वीं जयंती के मौके पर उत्सव में भाग लेने के लिए करीब 3000 भारतीय सिख वाघा बॉर्डर से शनिवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहुंचे। लाहौर सीमा पर इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ETPB के अतिरिक्त सचिव राणा शाहिद सलीम के प्रधान सरदार अमीर सिंह और अन्य अधिकारियों ने तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया। जी हां, अगली खबर की बात करें जहां भारतीय सेना के साथ मिलकर काम करेगी पतंजलि, दोनों के बीच साइन हुआ MOU और इस पर बनी सहमति। दरअसल योग, वेलनेस और आयुर्वेद को लेकर पतंजलि योगपीठ और भारतीय सेना के बीच एक MOU साइन किया गया है। इस MOU के साइन करते वक्त पतंजलि ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना पतंजलि के लिए गौरव की बात है। इस MOU को उत्तर प्रदेश के बरेली में साइन किया गया है। इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण और इंडियन आर्मी के कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे। इसमें GOC इन सी सेंट्रल कमांड जनरल NS राजा सुब्रमणी, GOC उत्तर भारत क्षेत्र लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी, मुख्यालय 9 स्वतंत्र माउंटेन ब्रिगेड ग्रुप के ब्रिगेडियर अमन आनंद और मेजर विवेक जैकब थे। दोस्तों, इस MOU को साइन करने के बाद अब पतंजलि और भारतीय सेना के बीच योग, वेलनेस और आयुर्वेद चिकित्सा को लेकर सहमति बन गई है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए। इससे सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग और आयुर्वेदिक दवाओं के लिए रिसर्च जैसे कई कार्यों में मदद मिलेगी। जी हां, इसके साथ ही पतंजलि और भारतीय सेना के बीच पहाड़ी इलाके में होने वाले पलायन को रोकने और वाइब्रेंट विलेज आदि को बढ़ावा देने के लिए भी बातचीत हुई है। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ने हिंदुइज्म शब्द का इस्तेमाल रोकने के लिए पास किया प्रस्ताव। हिंदुत्व को अब कहा जाएगा हिंदूनेस। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में प्रस्ताव पास किया गया कि हिंदुत्व को अंग्रेजी में हिंदुइज्म कहना पूरी दुनिया के हिंदू समुदाय पर और हिंदुत्व की अच्छाई पर हमला है। प्रस्ताव में कहा गया कि हिंदुत्व को हिंदूनेस कहा जा सकता है। इस संदेश को लेकर अब वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में 61 देशों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि दुनिया भर में जाएंगे। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में अलग अलग देशों से 30 से ज्यादा जन प्रतिनिधि भी आए हैं, जिसमें विधायक, सांसद, मंत्री और गवर्नर शामिल हैं। ये भी राजनीतिक स्तर पर इस मैसेज को आगे बढ़ाए। जी हाँ, प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदुत्व को अंग्रेजी में हिंदुइज्म नहीं बल्कि हिंदूनेस कहा जा सकता है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आप भी कमेंट में हिंदूनेस भारी मात्रा में लिखिएगा, साथ ही साथ जय श्री राम कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां सांसों पर अटैक, रोज हॉस्पिटल पहुंच रहे 7000 से ज्यादा बच्चे। आखिर चीन में फैले इस नए वायरस से भारत को कितना खतरा बता दें। चीन से एक बार फिर नया खतरा पैदा होता दिखाई दे रहा है। उत्तरी चीन में बच्चों में निमोनिया जैसी बीमारी फैल रही है, जिसका कोड है H9N2। इससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस बारे में चीन से जानकारी मांगी थी। चीन ने जवाब देते हुए बताया कि बच्चों में निमोनिया जैसे मामलों का बढ़ना असामान्य या नई बीमारी नहीं है। चीन ने बताया कि कोविड प्रतिबंध हटाने की वजह से फ्लू जैसी बीमारी बढ़ रही है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि उत्तरी चीन में बच्चों में H9N2 मामलों के फैलने और सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अगली खबर की बात करें जहां महीने भर में बाहर निकलेंगे क्या मजदूर। जी हां, टनल एक्सपर्ट के बयान से बढ़ गई चिंता। बता दें उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के ढहने से फंसे सभी 41 मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मजदूरों और उनके परिजनों समेत पूरा देश उनके सकुशल सुरंग से बाहर आने की प्रार्थना और इंतजार कर रहा है। हम भी लगातार आपको उनका कवरेज बता रहे हैं। आपको बता दें कि 12 नवंबर को दिवाली के दिन यहाँ सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे मजदूर फंस गए थे। आज उन्हें वहाँ फंसे हुए 14 दिन हो चुके हैं। बचाव कार्य में कोई न कोई बाधा आ जाती है। सुरंग के बाहर निराशा का माहौल है और लोग बेसब्री से सभी के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान पर अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने कहा है कि उम्मीद है कि मजदूर जल्द ही सुरंग से बाहर निकल जाएंगे। वहीं सिलक्यारा टनल में लूडो के
बाद मोबाइल फोन भी भेजे गए हैं। कल वाईफाई कनेक्शन देने की तैयारी है। ग्राउंड क्लियरेंस मिलने के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि 41 लोग घर सुरक्षित होंगे। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कब। मेरा मतलब है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर विचार करना चाहिए और वो ये है कि सभी सुरक्षित घर आए। मुझे विश्वास है कि वे क्रिसमस के लिए समय पर घर आएंगे। शुरुआत में मैंने कभी वादा नहीं किया था कि ये जल्दी होगा। मैंने कभी ये वादा नहीं किया था कि ये अब आसान होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि ये कल होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि ये आज रात होगा। वे सुरक्षित रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इनके बयान से तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें मुश्किलें हैं, समय ज्यादा लग रहा है। दोस्तों, गौर करने वाली बात ये भी है कि ऑगर मशीन फेल हो चुका है। दोस्तों, जो ड्रिल करता है उसे ऑगर मशीन कहते हैं, वो फेल हो चुका है और फोन लूडो के सहारे 14 दिन से फंसे हैं मजदूर। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, रेस्क्यू में लगी अमेरिका से आई ऑगर मशीन के ब्लेड खराब होने से वो नाकाम हो गई है। अब माना जा रहा है कि रेस्क्यू टीम के पास वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग के ठीक ऊपर के हिस्से के पहाड़ की खुदाई का विकल्प बचा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भारी भरकम मशीनें पहुंचाई जा रही हैं, यानी कि अब मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए सुरंग के ऊपर से खुदाई की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन उन मजदूरों की जिंदगी बच जाए दोस्तों, वो सही सलामत बाहर आ जाए, इसके लिए भगवान से आप लोग दुआ जरूर करिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां महादेव बेटिंग एप्लीकेशन में नया मोड़। सीएम बघेल को 508 करोड़ देने वाली बात से पलट गया आरोपी। जी हां, महादेव बेटिंग ऐप केस में नया मोड़ आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए एक कुरियर ने इस एक विशेष अदालत के समक्ष कहा कि उसे एक साजिश के तहत फंसाया गया है और उसने कभी भी किसी नेता का कोई कैश नहीं दिया। कैश कुरियर असीम दास और कांस्टेबल भीम सिंह यादव को ईडी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 4 दिन पहले 3 नवंबर को गिरफ्तार किया था। अगली खबर आपको बता दें, तेलंगाना में राहुल गांधी का ट्रिपल प्रहार। कहा मोदी जी के 2 यार ओवैसी और केसीआर। जी हाँ, मौका था तेलंगाना में एक चुनावी रैली का। राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा केसीआर पर, ओवैसी पर और पीएम मोदी पर। फिर अचानक एक वाक्य सुनाने लगे। उन्होंने कहा मोदी जी के 2 यार ओवैसी और केसीआर। ये लाइन उन्होंने 2-3 बार दोहराई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये समझने की आवश्यकता है। मजेदार बात दोस्तों ये है कि अभी महज 3 दिन पहले ही ओवैसी ने तंज कसा था। ओवैसी ने उन्हें दूल्हे राजा तक बता दिया था। अब शायद राहुल गांधी ने भी कसर पूरी कर ली। असल में राहुल गांधी ने पीएम मोदी जी और केसीआर पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी के 2 यार ओवैसी और केसीआर। उन्होंने आगे कहा कि बीआरएस और बीजेपी जब भी राजनीति जरूरत पड़ी दोनों दलों ने एक दूसरे का समर्थन किया। बहरहाल इस पर आपका क्या जवाब होगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां केरल की क्यूसेट यूनिवर्सिटी में टेक फेस्ट के दौरान भगदड़, 4 छात्रों की मौत की बड़ी खबर, 40 से अधिक घायल। जी हां दोस्तों, केरल के कोच्चि से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शनिवार को एक टेक फेस्ट के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ में 4 छात्रों की मौत की खबर है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 40 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बहरहाल दोस्तों, ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।